हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम फिर से आए हैं त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का सेकंड लेक्चर लेकर, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि तात्कालिक त्वरण। अभी तक हम लोगों ने औसत त्वरण, समान त्वरण, असमान त्वरण के बारे में पढ़ लिया है अभी, और हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर है, टॉपिक जो है वो क्या है, तात्कालिक त्वरण बाकी रह गया था। तो आज उस तात्कालिक त्वरण को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन तात्कालिक त्वरण शुरू करने से पहले बच्चों, अभी तक जो औसत त्वरण को एक बार हम यहाँ पे रिपीट करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तात्कालिक त्वरण और औसत त्वरण में कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलेशन जरूर है। तो सबसे पहले हम उसको क्या करें, यहाँ पर हम थोड़ी उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारे जो भी आने वाले वीडियोज हो वो आपको उस वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाए। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे तात्कालिक त्वरण। बच्चों, तात्कालिक त्वरण अगर आप समझ सकते हैं कि तात्कालिक, ये जो वर्ड है तात्कालिक, कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसे तात्क्षणिक भी कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाता है। बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट। इंस्टेंट यानी कि किसी भी बहुत ही कम समय, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी कि किसी पार्टिकुलर क्षण पे, किसी खास क्षण पर। तात्कालिक का मतलब क्या होता है? तात्कालिक यानी कि इमरजेंसी, जैसे होता है कि तत्काल में किसी चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आपके पास समय बहुत कम है उस चीज को आपको लाने के लिए, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है बट आपको वो चीज चाहिए भी। तो तत्कालिक का मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज सेटअप हो जाती है कि समय क्या बहुत छोटा हो जा रहा है, बहुत कम हो जा रहा है। तत्कालिक का मतलब ये होता है, जैसे किसी को इमरजेंसी होती है तो कम समय उसके पास में होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं अगर हॉस्पिटल जाना हो तो। ताकि एम्बुलेंस को क्या है कि एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस को कहीं भी ट्रैफिक से सिग्नल या फिर ट्रैफिक वगैरह का फेस नहीं करना पड़ता, उससे आसानी से रास्ता मिल जाता है। तो आपके आपके पास क्या है, समय क्या है, कम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तात्कालिक त्वरण जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी इसी तरह से रिलेटेड है कि कम समय में बहुत ही कम समय, लगभग समय कितना है तो जीरो के बराबर हो, तो उस वक्त पर त्वरण निकालना हो, तो उस त्वरण को हम क्या बहुत कहते हैं, तो उस त्वरण को बच्चों हम तात्कालिक त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्कालिक त्वरण। यानी कि बहुत छोटे समय में निकाला गया त्वरण जो है वो क्या कहलाएगा, तो तात्कालिक त्वरण कहलाएगा। खैर, इसके बारे में और भी हम बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी हम एक बार हम फोकस डालते हैं औसत त्वरण के ऊपर। आप यहाँ पर एक ग्राफ देख रहे होंगे बच्चों कि ये ग्राफ जो है, ये कहीं ना कहीं इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि कोई पार्टिकल जो है, इस तरफ हमारा टाइम एक्सिस दिया हुआ है, टाइम एक्स पर टाइम दिया हुआ है, और वाई पर बच्चों हमारा वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकंड में है। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, यानी कि इसका जिस पार्टिकल का जो u है वो u जीरो नहीं हो रखा है। कहीं ना कहीं इस पार्टिकल किसी u वेलोसिटी से चलना शुरू किया है और ये u ऐसे चलते जा रहा है। अगर आपने देखे तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ में। खैर, वो तो ग्राफ की बात हो गई। अब इस ग्राफ से हमें निकालना है कि इस पार्टिकल का एवरेज क्या हो सकता है, क्या एवरेज एक्सेलरेशन। गाइस, हमने यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह निकालने से पहले मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर देखा कि इस पॉइंट पर V1 और T1 दोनों मैच कर रहा है, और ठीक इस पॉइंट पर V2 और T2 दोनों क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, दोनों मिल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर दो पॉइंट बना लिया, कौन सा, जहां पर V1 T1 मिल रहे हैं वहां पर मैंने बना लिया बच्चों पॉइंट A, और जहां पर V2 T2 मिल रहे हैं वहां पर बना लिया बच्चों मैंने पॉइंट B। और इसके बाद मैंने क्या किया कि पॉइंट A से B मैंने एक सीधी एक लाइन खींच दी। ए लीजिए, पॉइंट A से B मैंने एक सीधी लाइन खींच दी। क्लियर? अब जब मैंने पॉइंट A से B सीधी लाइन खींच दी, तो क्या आपको ये ढलान दिख रहा है, स्लोप दिख रहा है? कहीं ना कहीं ए बी क्या है, एक स्लोप है, ठीक है। अब मैं अगर B को थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ाऊं, B पॉइंट को इस तरह से सीधा नीचे लाऊं और A पॉइंट को आगे बढ़ाऊं, तो क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? क्या आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है? अगर बच्चों इसमें समकोण त्रिभुज को अगर मैं बाहर निकालूं तो कोई कुछ इस तरह से ऐसे दिख रहा होगा, समथिंग लाइक दिस।
है ना, कुछ इस तरह से। अगर आप देखिए तो ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे इसकी मान लेते हैं कि एंगल है इसकी थीटा। एंगल कितनी है बच्चों? थीटा। अब अगर आप में इसमें कहा जाए कि इस त्रिभुज, इसका यहाँ पर पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी, यहाँ पर जैसे क्या है कि मैंने यहाँ पे पॉइंट ए मान रखा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बच्चों हम मान लेते हैं कि इस कॉर्नर पे जो पॉइंट है वो कितना है? सी है, इसका नाम सी देते हैं। तो अब जो है ट्रायंगल क्या बन गई? तो ये ट्रायंगल बन गई बच्चों ए बी एंड सी। और इस ए बी सी में अगर आपको tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए कि tan थीटा इक्वल टू व्हाट, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? तो यहां पर लिखेंगे आप कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? तो वो होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और लंब किसके बराबर है? आप इस त्रिभुज में देख सकते हैं कि लंब किसके बराबर है? तो BC के बराबर है। तो BC अपॉन आधार किसके बराबर है बच्चों? तो AC के बराबर। तो BC अपॉन AC। अब यहां पर आपको इस त्रिभुज में क्या करना है? तो इस tan थीटा, इस स्लोप को निकालना है, यानी कि tan थीटा को निकालना है। और tan थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी कि BC अपॉन AC। अब आपको यहाँ पर BC अपॉन AC, तो BC और AC की वैल्यू फाइंड करनी है। अब थोड़ा सा आप इस ग्राफ को गौर से देखें और एक बार इस ग्राफ को फोकस कीजिए। आप यहां से आपको अगर आप ग्राफ को देख रहे हो तो एक बार पहले आप ग्राफ को सही से देखकर एक बार प्रेडिकेट एक बार सही से आप समझें। बच्चों इस O पॉइंट से, पॉइंट O से V2 तक की दूरी कितनी हो सकती है? V2। इसका हम एक नाम दे दे A B C, यहाँ पे इसका नाम देते हैं D, यहाँ पे इसका नाम देते हैं E, यहाँ पे इसका नाम देते हैं F, V1 पर F और V2 पर G। तो क्या आपको यहां से दिख रहा है कि OG क्या है? O से G तक जो दूरी है वो क्या है? V2 के बराबर है। तो मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों कि OG इक्वल टू क्या है? V2। क्लियर? और O से V1 जो है वो किसके बराबर है? तो O से V1 जो है बच्चों वो V1 के बराबर है। सॉरी, O से F किसके बराबर है? तो V1 के बराबर है। तो मैंने यहां पे लिख दिया V1। मैंने इस ग्राफ को देखा तो हमें मालूम पड़ा कि O से G तक का V2 है, OG इक्वल टू V2 और OF इक्वल टू क्या है? V1 है। क्लियर? अच्छा, आपको इस त्रिभुज की BC चाहिए और आप अगर ध्यान से देखें तो क्या आपको इस त्रिभुज की जो BC है यानी कि लंब जो है, क्या इस GF के इक्वल में है? क्या इस लाइन में जो लाइन है बच्चों GF, इसके इक्वल में है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल है। ये जो BC है वो किसके? इसके GF के बराबर में है। तो अगर हम इस GF की लंबाई निकाल लें तो क्या हमें यहां से BC की लंबाई मिल जाएगी? और जब ये BC की लंबाई मिल जाएगी तो क्या हमें लंब की लंबाई मिल जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। तो अब हमें BC निकालना है, यानी कि G से F की दूरी निकालनी है, यानी कि GF। तो क्या हम इस बड़े वाले दूरी यानी कि OG में से OF को माइनस कर देंगे तो क्या हमें GF की दूरी मिल जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट टर्म में कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि GF इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर कि OG माइनस OF। और यहां से OG किसके बराबर है? तो V2 के बराबर है। तो OG किसके बराबर है? तो V2 के बराबर। तो V2 माइनस OF किसके बराबर है? V1 के बराबर है। तो V2 माइनस V1 यानी कि GF बराबर क्या आ गया बच्चों? V2 माइनस V1। और आप एक बार याद करें कि जब आपको एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि औसत त्वरण हमने पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि V2 माइनस V1 को हम डेल्टा V लिखते हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन, डेल्टा V। तो क्या हम यहाँ पर V2 माइनस V1 को डेल्टा V लिख सकते हैं और यहां से हमारा GF इक्वल टू आ जाएगा बच्चों डेल्टा V। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, ध्यान से एक बार देखेंगे कि मैंने क्या किया कि हमें O से G तक की दूरी पता है क्या है? V2 है। O से F तक की दूरी पता है क्या है? V1 है।
हमें क्या निकालना है, तो G से F की दूरी निकालनी है। तो G से F दूरी के लिए हम क्या करेंगे कि O से G में से O से F को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और इस किसके बराबर है, तो V2 और V1 के बराबर है। तो यहाँ से हम GF इक्वल टू क्या लिख लेंगे, OG माइनस OF, यानी कि V2 माइनस V1। और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो V2 माइनस V1 क्या होता है, डेल्टा V के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें बच्चों मिल गया डेल्टा V, यानी कि GF किसके बराबर है, तो GF है बच्चों डेल्टा V के बराबर। GF किसके बराबर है, तो GF है डेल्टा V के बराबर। और जब GF डेल्टा V के बराबर है तो BC भी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, डेल्टा V के बराबर। तो यानी कि यहां भी BC किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा V के बराबर। क्लियर? यानी कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि GF इज पैरेलल टू BC। GF क्या है, BC के पैरेलल है, तो इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा V हो जाएगा। क्लियर बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। अब आगे की बात करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, AC। अब AC चाहिए तो आप एक बार देखें कि O से D को हम कितना लिखे हैं, T2 लिखे हैं, और O से E को कितना लिखे हैं, T1। यानी कि इसका जो बिंदु है, मूल बिंदु से D तक की दूरी अगर आप समझे तो कितना लिखे हैं, T2 लिखे हैं। मूल बिंदु से E तक के कितना लिखा हुआ है, T1 लिखा हुआ है। यानी कि OD बराबर T2 है और OE बराबर कितना है, T1 है। तो मैंने यहां पे लिख लिया क्या कि OD इक्वल टू T2 और OE इक्वल टू कितना है, T1 है। अब यहां पर देखिए बच्चों कि अगर हम ED की वैल्यू निकाले, E से D की इतना सा अगर वैल्यू निकाले तो क्या है, हमें AC मिल जाएगा। क्योंकि आपको यहां पर दिख रहा होगा कि AC जो है वो किसके पैरेलल में है, ED के पैरेलल में है ना। AC किसके पैरेलल में है बच्चों, ED के पैरेलल में। तो अगर हमें ये ED की वैल्यू मिल जाए तो यानी कि AC की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस OD में से OE को अगर माइनस कर ले तो क्या हमें ED का वैल्यू मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों कि ED इक्वल टू OD माइनस OE। और OD किसके बराबर है, तो OD T2 के बराबर है और OE किसके बराबर है, T1 के बराबर है। तो यहां से हमारा आ जाएगा ED बराबर T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 को क्या हम लिखते हैं, डेल्टा T लिखते हैं, है ना। T2 माइनस T1 को क्या लिखते हैं, डेल्टा T लिखते हैं। अब देखें यहां पर ED किसके बराबर है बच्चों, तो ED जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा T के बराबर है। तो AC भी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा T के बराबर। यानी कि हमें यहाँ जो AC की वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, डेल्टा T के बराबर। क्यों, तो क्योंकि AC जो है बच्चों, AC है वो पैरेलल है, किसका पैरेलल है, तो ED का। तो देयरफॉर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा T। क्लियर, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा T। अब यहां से देखिए ये हमारा आ गया AC बराबर डेल्टा T। अब हमें यहां पर tan थीटा का वैल्यू लिखना, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा आधार, यानी कि BC अपॉन AC। अब यहां से अगर आप BC को लिखें तो आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा tan थीटा इक्वल टू BC, और BC किसके बराबर है, तो BC जो आपका डेल्टा V के बराबर है। तो यहां से मिल गया डेल्टा V अपॉन AC, और AC किसके बराबर है, तो डेल्टा T के बराबर है। तो यहां से मिल गया डेल्टा T, और tan थीटा इक्वल टू आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। और अरे भैया यही डेल्टा V अपॉन डेल्टा T तो एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होती है ना, यही एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि अगर वेग और समय का ग्राफ हो, यानी कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो, तो उसके ग्राफ के बीच का जो ढलान जो होता है वो किस चीज को बतलाता है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे सबसे पहले कि वेग समय, क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि वेग समय का ग्राफ का ढलान त्वरण को दर्शाता है। यानी कि वेग समय ग्राफ के बीच का ढलान जो है किस चीज को बतलाएगा बच्चों, तो वो त्वरण को बतलाएगा। यानी कि tan थीटा जो है वो किस चीज को बतलाएगी, त्वरण को बतलाएगी। यानी कि tan थीटा जो है वो किस चीज को बतलाएगी, त्वरण को बतलाएगी। और दूसरी चीज, यहां पर
त्वरण बराबर हमें क्या मिल गया है, त्वरण बराबर हमें क्या मिला है, तो मिला है डेल्टा वी अपॉन, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम इसको इस तरह से कि वेक्टर ए बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा टी, और ये हमें मिल गया त्वरण। अब हमने क्या कहा था तात्कालिक त्वरण के लिए कि तात्कालिक त्वरण कब कहते हैं, तो जब आपके पास समय क्या हो, बहुत कम हो, एकदम जीरो के बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है, वो तात्कालिक त्वरण कहलाता है। अब हम क्या करेंगे कि जो औसत त्वरण, जो एक्चुअली क्या है, औसत त्वरण है ना, अब जो यहां पर जो औसत त्वरण जो आया है डेल्टा वी अपॉन, इस बात को आप हमेशा के लिए नोट्स कर लीजिए कि वेग समय ग्राफ के बीच का ढलान जो होता है वो त्वरण को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या है कि जैसे त्वरण इक्वल टू क्या होता है, वेग अपॉन औसत त्वरण, यानी कि वेक्टर ए इक्वल टू डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर क्या करना है हमें कि अगर इसमें हम टाइम की वैल्यू जीरो कर दे तो क्या हमें तात्कालिक त्वरण मिल जाएगा, जी हाँ तात्कालिक त्वरण मिल जाएगा, क्योंकि तात्कालिक त्वरण क्या होता है कि बहुत कम समय में त्वरण, बहुत कम समय, बहुत छोटे से समय, यानी कि वो समय लगभग क्या हो, लगभग जीरो के बराबर हो। और बच्चों जब समय लगभग जीरो के बराबर हो जाती है, ये बात आप पॉइंट बना के आप नोट्स कर लेंगे कि जब समय जब जीरो के बराबर यानी कि जीरो हो जाती है तो वो जो तात्कालिक त्वरण है वो लगभग किसके बराबर, तो औसत त्वरण के बराबर होती है। तात्कालिक त्वरण किसके बराबर होती है, औसत त्वरण के बराबर होती है। तो जब भाई हम यहां पर कह रहे हैं कि तात्कालिक त्वरण औसत त्वरण के बराबर होती है, लेकिन उसका समय क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर एक ऐसा कर लेते हैं, मैं इसको मिटाऊं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद मैं इसे मिटाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। चलिए हो गया, चलिए बच्चों मैंने क्या कहा कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है डेल्टा वेक्टर v अपॉन डेल्टा t होता है, यानी कि औसत त्वरण किसके बराबर होता है, तो a जो होता है वो डेल्टा वेक्टर v अपॉन डेल्टा t के बराबर होता है। और तात्कालिक त्वरण के लिए मैंने क्या कहा कि बहुत छोटे समय में त्वरण, बहुत समय छोटे, बहुत छोटा समय, तात्कालिक का मतलब ही होता है बहुत छोटा समय। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बहुत छोटे से समय में छोटे वेग में परिवर्तन की दर को तात्कालिक त्वरण कर सकते हैं, क्योंकि भैया जब बहुत छोटा सा समय है और बहुत छोटा सा समय है तो वेग में परिवर्तन बहुत छोटा होगा, यानी कि ना के बराबर बहुत कम, बहुत कम। और पता है जो तात्कालिक त्वरण है वो लगभग औसत त्वरण के बराबर थे, क्योंकि उतने छोटे टाइम लगभग t इक्वल टू जीरो पर जो हम त्वरण ज्ञात कर रहे हैं वो त्वरण लगभग औसत त्वरण के बराबर होता है। तो जब लगभग औसत त्वरण के बराबर होता है तो हम यहां से लिख लिए कि ए इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया तात्कालिक त्वरण। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अरे लगभग क्या होता है, लगभग औसत त्वरण के बराबर है। मैं भी देखिए, मैं भी लगभग औसत त्वरण के बराबर लिखा हूं, क्या है कि ये लगभग औसत त्वरण के बराबर है, ये लीजिए लगभग औसत त्वरण के बराबर है। तो एक्चुअल इंस्टेंटेनियस क्या होगा, तो हो जाएगा AINS, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो बहुत छोटा सा वेग यानी कि dv अपॉन, इसको ऊपर में ले देते हैं थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। अब इसको बहुत छोटा सा समय करना है तो क्या करेंगे, बहुत छोटा सा वेग यानी कि dv अपॉन क्या करेंगे, dt कर देंगे। dt कहां से आया, बहुत छोटा सा समय, और बहुत छोटा सा समय कहां से आया, तो भैया मैंने क्या किया है कि लिमिट कर दिया है डेल्टा v का किसके बराबर, जीरो के बराबर। किसके बराबर, जीरो के बराबर। यही तो कहता था तात्कालिक त्वरण की बहुत छोटा सा समय हो, समय कैसा हो भैया, तो एकदम लगभग जीरो के बराबर हो, लगभग क्या हो, जीरो के बराबर हो। तो यहां से हमें मिल गया, ये मिल गया dv अपॉन dt, क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस त्वरण यानी कि तात्कालिक त्वरण। तो यही था तात्कालिक त्वरण, dv अपॉन dt, और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या था, तो वो था औसत त्वरण।
तो हमें यहां से त्वरण का एक फॉर्मूला तो ये मिल गया, क्या मिल गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और एक फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, डीवी अपॉन डी। अब एक चीज और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने क्या कहा कि t इक्वल टू 0 पर तात्कालिक त्वरण औसत त्वरण के बराबर होता है। आप इस बात को पॉइंट बना के लिख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बतला दे रहा हूं कि आप इसे पॉइंट्स बनाकर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कि t इक्वल टू 0 पर तात्कालिक त्वरण औसत त्वरण के बराबर होता है, यानी कि वो औसत त्वरण के समान ही होता है। ठीक है, तो बच्चों यहां से हमें मिल गया dv अपॉन dt। अच्छा एक बात बताएं कि ये जो मैंने लिखा है dv अपॉन dt, a इक्वल टू मैंने लिखा है, क्या लिखा है, dv अपॉन dt। अगर हम इसको x के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, यानी कि अगर हमें विस्थापन दिया हो और त्वरण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो भैया क्या आपको पता है कि dv इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। ये आपने पढ़ा होगा कहां, तो जब वेग बताए होंगे उस टाइम, जब वेग पढ़ाए तो उस टाइम बताए थे क्या कि dv इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। तो क्या हम इस dv के जगह ये dx अपॉन dt लिख सकते हैं, क्या इस dv की जगह हमें dx अपॉन dt लिख सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया a इक्वल टू d अपॉन dt, और साथ में मैंने क्या किया कि इस dv की जगह मैंने लिख दिया, यहां से ये लिख दिया मैंने dx अपॉन dt, a वाला dx अपॉन dt उठाकर यहां पे लिख दिया। और फाइनली हमें यहां से त्वरण का फॉर्मूला मिल गया कि d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ये हमें मिल गया त्वरण का फॉर्मूला। आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझें, कैसे कि अगर आपको विस्थापन दिया हो, क्या दिया हो, विस्थापन दिया हो समय के साथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो समय के साथ वेरी कर रहा है, इक्वेशन समय के साथ में समीकरण को समय के साथ में समीकरण विस्थापन का समीकरण दिया हो, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाती है वेग। क्या मिल जाती है, वेग। और जब आप इस वेग को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर पुनः डबल डिफरेंशिएशन आ गया, जब इस वेग को आप पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाती है बच्चों त्वरण। क्या मिल जाएगी, त्वरण। तो यही चीज तो यहां पर है, d स्क्वायर x को कितने बार, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल रहा है, त्वरण मिल रहा है। तो भैया बात तो वही हुई ना, आप विस्थापन को डिफरेंशिएट कर लो वेग मिल जाएगी, वेग को डिफरेंशिएट कर लो त्वरण मिल जाएगी, बात तो वही हो रही है। आप यूं समझो। और दूसरी चीज कि अगर आप किसी त्वरण को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वेग मिल जाएगी, और इसी वेग को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको बच्चों विस्थापन मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत सिंपल प्रोसीजर, बहुत सिंपल मेथड है, क्या कि आप विस्थापन को डिफरेंशिएट कर दे वेग मिल जाएगी, वेग को डिफरेंशिएट करें त्वरण मिल जाएगी, और फिर अगर विस्थापन त्वरण से निकलना है तो त्वरण को इंटीग्रेट कर दे वेग मिल जाएगी, वेग को इंटीग्रेट करें विस्थापन मिल जाएगी। बहुत क्लियर, बहुत सिंपल तरीका और बहुत बेसिक, ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, नॉट ओनली बेसिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए फिजिक्स क्या है ना कि फिजिक्स में आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स विदाउट कॉन्सेप्ट का नहीं हो पाता यार। क्योंकि जब तक आप मतलब कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, खास तौर पे न्यूमेरिकल्स। खैर, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर ए तो हमें जो है यहाँ पर त्वरण का कुल यानी कि एक्सेलरेशन का कितने फॉर्मूला मिल गए। तो एक तो फॉर्मूला मिल गए भैया कि वेक्टर ए बराबर, छोड़ो वेक्टर फॉर्मूला नहीं, ऐसे डायरेक्ट लिखता हूँ। एक तो मिल गया ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना, एक तो ए हो गया। चलिए और क्या हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, तो दूसरा हो गया ए इक्वल टू क्या हो गया, dv अपॉन dt, ये लीजिए। और क्या हो गया, तो और तीसरा क्या हो गया, तो तीसरा हो गया a इक्वल टू डी स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये लीजिए। और क्या हो गया,
और भी कोई है? हाँ है, एक फॉर्मूला और दिखलाएंगे। वो एक फॉर्मूला क्या दिखलाएंगे वो देखिए। एक फॉर्मूला और क्या है बच्चों, आप यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे लाता हूं, dv/dt को। मैंने यहां पर क्या लिख रखा है कि a इक्वल टू dv/dt, dv/dt। अब यहां पे dv/dt यानी कि वेलोसिटी अब x के अगर फंक्शन में दिया हुआ हो तो आप त्वरण को कैसे निकाल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर वेलोसिटी x के फंक्शन में दिया हो तो आप त्वरण कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर a इक्वल टू मैंने लिखा है dv/dt। एक काम करें, dv/dt को अगर ऊपर में हम dx से और नीचे में dx से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। अगर ऊपर में dx से और नीचे में dx से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा। तो यहां से आप देखिए कि क्या है, आपको ये dx/dt दिख रहा है, dx/dt दिख रहा है। तो क्या हम इसको अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों कि dx/dt इंटू dv/dx। क्लियर। अब यहां से बताइए, अब यहां पर देखिए कि आपको a इक्वल टू dx/dt इंटू dv/dx आ चुका है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि अब हम यहां पे लिखेंगे कि a इक्वल टू dx/dt। और क्या आपको पता है ना कि dx/dt क्या होता है बच्चों, वो होता है dv। dx/dt क्या होता है, तो वो होता है dv या फिर v। जैसे मैंने यहां पे लिखा था dv के लिए dx/dt लिखा था ना, v इक्वल टू क्या होता है, यहां पे मैंने लिखा था ना v के जगह dx/dt। तो उसी तरह से यहां पर हमने dx/dt लग देखा। जब हमने यहां पर dx/dt देखा तो यहां पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, तो यहां पे लिख दिया v, यहां पे लिख दिया v और इनटू dx/dt। तो यहां से मैं फाइनली मिल गया कि a इक्वल टू v डॉट यानी कि v इंटू dx/dt। और ये हमें मिल गया फाइनल फॉर्मूला त्वरण का कि अगर dx dv/dx और ये मिल गया हमें फाइनल फॉर्मूला त्वरण का, क्या कि a इक्वल टू v इंटू dv/dx। तो मैं यहां पर एक और फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल होता है v इंटू dv/dx। और ये बन गया बच्चों फाइनल फॉर्मूला। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले बना रखे हैं, तो 1 2 3 4 4 फॉर्मूलास। यानी कि यहां पर त्वरण का कुल कितना फॉर्मूला आया बच्चों, तो 4 फॉर्मूला। कौन कौन सा, तो एक एक्सेलरेशन यानी कि जिसको एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं AVG यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा v/डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv/dt, जहां पे इसका t क्या लिमिट क्या है, 0 है। a इक्वल टू अगर x और टाइम का फंक्शन हो यानी कि तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो dx² और अगर वेलोसिटी x का फंक्शन हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो v इंटू dv/dx। अगेन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर विस्थापन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेग मिलेगी, अगर वेग को डिफरेंशिएट करेंगे तो त्वरण मिलेगी, और अगर उसी त्वरण को आप इंटीग्रेट कर ले तो आपको वेग मिल जाएगी, और उसी वेग को आप इंटीग्रेट कर ले तो आपको फाइनली विस्थापन मिल जाएगी। क्लियर, बात समझ में आया, बहुत ही बेसिक था और बहुत अच्छा था। तो यहीं पर हमारा जो है एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि औसत त्वरण जो है बच्चों वो समाप्त होता है। यहीं पर हमारा औसत त्वरण जो है वो समाप्त होता है। आगे और इंस्टेंटेनियस तात्कालिक त्वरण जो है वो समाप्त होता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, 2-4 न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे होता है और कहां पर होता है। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद जो हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि न्यूमेरिकल से आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरह से इसका यूज करते हैं, इसका यूज कैसे होता है, किस तरह से करते हैं, कहां पर करते हैं, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए इस फॉर्मूले को यूज किस तरह से करना है। तो जल्दी से आप पहले इसको छाप ले बच्चों, जल्दी से आप इसको छाप ले। चलिए हो गया। तो अब जो है अब हम कुछ
क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं और सभी IIT मेडिकल वगैरह के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मैं उसको लिखता हूँ, तो मिटाओ इसको। गाइस, सबसे पहले बात यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिखना चाहूंगा क्वेश्चन से पहले, कि अगर त्वरण अगर क्या हो, पॉजिटिव हो यानी कि धनात्मक हो, तो वेग जो है, वेग वो भी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। वेग क्या हो जाता है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। और इसके साथ साथ चाल भी क्या होता है, तो चाल भी बच्चों पॉजिटिव होती है। वही अगर त्वरण जो है वो निगेटिव हो यानी कि ऋणात्मक हो, तो बच्चों यहाँ पर वेग जो है, वेग वो भी क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। यानी कि लेकिन चाल तो निगेटिव होता नहीं, चाल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ वेग जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दूसरी कि अगर त्वरण जो है वो क्या हो, शून्य हो, त्वरण बच्चों शून्य हो, तो वेग जो है, वेग क्या होगा, तो वेग हो जाएगा नियत यानी कि कांस्टेंट। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखनी है कि जब त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है, तो वेग क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि वेग क्या होगा, तो वेग भी बढ़ेगा। इसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर त्वरण ऋणात्मक हो तो वेग क्या होगा, घटेगा। वेग घटेगा यानी कि वेग जो है वो समय के साथ क्या होगी, कम होगी। और अगर त्वरण शून्य हो तो वेग क्या होगा, नियत रहेगा। वेग क्या होगा, नियत रहेगा। तो ये रिलेशन भी बच्चों आपको याद रखनी है। तो जल्दी से आप इसको लिखिए। इसके बाद मैं अब अगला क्वेश्चन लेता हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले जल्दी से इसका, और मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्लियर हो गया बच्चों। तो चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस है कि विस्थापन का समीकरण क्या है। क्वेश्चंस कि विस्थापन का समीकरण x बराबर 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5 से दिया गया है। विस्थापन का समीकरण x बराबर 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5 से दिया गया है। t इक्वल टू 2 सेकंड पर त्वरण क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर x आपको दिया हुआ है, यानी कि x का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको त्वरण निकालना है। तो मैंने क्या कहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको विस्थापन दिया हुआ हो तो विस्थापन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेग मिल जाएगी, है ना। और जब आप वेग को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो आपको त्वरण मिल जाएगी। तो इसको क्या हम बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व करेंगे, कैसे वो देखिए। यहाँ पर हमें x बराबर दिया हुआ है कि x बराबर 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5, है ना। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट यानी कि v इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है बच्चों एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि v वेग निकालना, और वेग बराबर क्या होता है, तो वो होता है dx अपॉन dt, और dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि t। तो यहां से हो जाएगा d और x की जगह हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा, dt, यानी कि यहां से हमें फाइनली मिलेगी d2t स्क्वायर अपॉन dx प्लस dt अपॉन dx, सॉरी dt स्क्वायर अपॉन dt प्लस dt अपॉन dt और प्लस d5 अपॉन dt। अब यहाँ पे बताइए कि 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आई थिंक कि आपको याद होगी कि 2t, या फिर आपको पता भी होगा डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो पावर होता है वो आगे आ जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 2t स्क्वायर है, तो 2t, तो जब इसके ऊपर से स्क्वायर जब आगे में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, और t स्क्वायर के ऊपर से पावर में से एक माइनस होगा तो बच जाएगा सिर्फ t, तो हो जाएगा 4t प्लस यहाँ पे dt है तो इसका डिफरेंशिएशन 1, और एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 0, और हमें यहाँ पर फाइनली वेलोसिटी इक्वल टू मिल जाएगा 4t प्लस 1। तो ये तो हमें मिल गया वेलोसिटी। और मैंने क्या कहा है
कि जब आप वेग को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगी त्वरण, यानी कि जब आप इस 40+1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगी त्वरण। तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पर कि हमें तो यहाँ पर वेलोसिटी मिल गई है 40+1, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे कि a इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है बच्चों dv/dt, और यहाँ पे v हमें दिया हुआ है 40+1, तो यहाँ से लिख देंगे d और v की जगह लिख देंगे 40+1/dt। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि d 40/dt प्लस d1/dt, और d1/dt क्या लिखना भाई, ये कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी हमेशा। तो यहाँ से 40 का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ से हमें त्वरण क्या मिल जाएगी, तो सिर्फ आ जाएगा 4, यानी कि 4 मीटर/सेकंड² हमें मिल जाएगी त्वरण, और यही हो जाएगी बच्चों आंसर। तो था ना बहुत इजी क्वेश्चंस, था ना बहुत सिंपल क्वेश्चंस। तो कितना स्मूथली मैंने, कितने आसान तरीके से, कितने स्मूथली, कितने अच्छे तरीके से मैंने क्या किया, अरे भैया विस्थापन था, विस्थापन को डिफरेंशिएट करके वेग निकाल लिया, भैया वेग मिल गया तो वेग को डिफरेंशिएट करके त्वरण मिल गया। तो था ना बहुत इजी क्वेश्चंस था, बहुत इजी क्वेश्चंस, और बहुत स्मूथली मैंने इसको सोल्व किया, बहुत ही इजी तरीके से। आइए अब लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिशील है कि इसके विस्थापन का समीकरण, मैं समीकरण यहाँ पे लिख दिया हूं कि S बराबर TQ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4 मीटर है। इस कण का वेग क्या होगा जब त्वरण क्या हो, 0 हो। ध्यान हो इसमें क्या क्या रहा है कि इस कण की वेग क्या होगी जब त्वरण क्या हो, 0 हो। जब त्वरण 0 हो तो वेग क्या होगी। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जिपमर 2001 और सीबीएसई पीएमटी 1991 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी और इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि S बराबर TQ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4, और ये क्या है, तो विस्थापन दी हुई है, यानी कि S दिया हुआ है, और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है क्या कि इस कण का वेग क्या होगा जब त्वरण क्या हो, 0 हो। तो भैया जब त्वरण 0 होगी तो वेग क्या होगा, तो आप पहले ये बताएं कि त्वरण 0 कब होगी, यानी कि त्वरण किस टाइम पर 0 हो सकती है। दिमाग में बात को समझ में आई, यानी कि सबसे पहले आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि किस टाइम पर इसका त्वरण जो है वो 0 हो सकता है। तो आइए त्वरण निकालते हैं। तो त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x के फंक्शन में, x जो है वो टाइम के साथ में दिया हुआ है, यानी कि x दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे, d² x/dt²। नहीं समझे, अरे भैया विस्थापन को डिफरेंशिएट करो, वेग निकालो, वेग को डिफरेंशिएट करो, त्वरण निकालो, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो हमको तो पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है ds/dt होता है। क्या होता है, तो ds/dt होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ s के जगह क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे TQ माइनस 6t प्लस 3t प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, तो अपॉन हो जाएगा dt। अब यहां से क्या करेंगे, तो यहां से लिखेंगे dTQ/dt प्लस माइनस है ना, हो जाएगा माइनस d60/dt प्लस d3t/dt प्लस d4/dt। और इसका डिफरेंशिएशन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो पावर जो होता है वो आगे आ जाता है गुना में, और पावर में से एक क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो जब 3t² है तो सिर्फ tq है तो 3 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3t² है ना। तो यहाँ पे हम ले लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दिए बच्चों 3t² माइनस ये क्या है 6t² है ना जी, 6t²। ये है जब 6t² है तो 6t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो
तो जब इसके ऊपर से स्क्वायर जब आगे आएगी तो गुना हो जाएगी तो बन जाएगा 12, और स्क्वायर के ऊपर से -1 हो जाएगा तो हो जाएगा सिर्फ t, तो यहाँ से बन जाएगा -12t प्लस यहाँ पे क्या है 3t, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 3, और एक क्या है 4, तो 4 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। यानी कि हमें यहाँ पर बच्चों वेलोसिटी मिल गई, यही क्या हो गई ये वेलोसिटी। अब हमें निकालना है त्वरण, तो त्वरण क्या होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होती है, तो dv अपॉन dt, और dv यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3t स्क्वायर dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 12t अपॉन dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 3। ए सर बार बार आप कांस्टेंट काहे लिखते हैं सर, जब जान रहे हैं कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो अरे लिख दे रहे हैं भैया कि आप में से कोई ये ना कमेंट में उंगली उठा दे कि सर आप 3 को छोड़ कहां दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ 3t स्क्वायर अपॉन dt, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 6, यहाँ पे आ जाएगा इस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6t, और ये क्या है तो ये है, अरे यार ये -12t है ना, माइनस और ये 12t है तो सिर्फ -12, और इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी कि भैया आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर मिल गया कि 6t - 12। और आपके क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि आपको वेग निकालना है कब, जब त्वरण क्या हो शून्य हो। जब आपकी त्वरण शून्य हो तो वेग क्या होगी, यानी कि त्वरण शून्य होने पर वेग क्या हो सकती है, तो यानी कि त्वरण जो आया है हमारा यहाँ पर 60 - 12 किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 60 - 12 इक्वल टू किसके इक्वल में हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल में, क्योंकि हमें त्वरण क्या कर देना है शून्य कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा कि 60 इक्वल टू जब 12 उस तरफ हो जाएगी तो 12 है, और t इक्वल टू क्या मिल जाएगा तो 12 अपॉन 6, 6 2 जा 12 बराबर 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड पर जब टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड होगी तो 2 सेकेंड पर हमारा त्वरण क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो इस 2 सेकेंड पर भैया वेग क्या होगा ये बताओ ना आप हमें। तो क्या करेंगे इस t की वैल्यू हम यहाँ पर वेग में डाल देंगे और आपको जो है फाइनली वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं वेलोसिटी इसकी क्या होगी। डस्टर कहाँ गया, ये रहा। तो मैं इसको इस तरफ अब सोल्व करता हूं, ठीक है। मैं इसको इसलिए मिटाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि बच्चों बार बार जितने बार आपके माइंड के सामने, अपने दिमाग के सामने, आपके आंख के सामने आएगी ना कि विस्थापन को डिफरेंशिएट वेग, वेग को डिफरेंशिएट त्वरण, फिर त्वरण को इंटीग्रेट वेग, वेग को इंटीग्रेट विस्थापन, तो उतनी ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। उतना जितना बार आपके आंख के सामने से क्रॉस होगा उतना ही ज्यादा आपके माइंड में जाके बैठेगा। तो खैर यहाँ पर हमें टाइम इक्वल टू क्या मिल गया है 2 सेकेंड, और यहां से मैंने वेलोसिटी इक्वल टू निकाल रखा है कि v इक्वल टू क्या है, तो वो है कि v इक्वल टू है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये है वेग बराबर। अब यहाँ पे t का वैल्यू कितना डालना है 2, तो जब t का वैल्यू 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 प्लस 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 12 माइनस 24 तक कितना हो जाएगा -12 प्लस 3, और फाइनली -12 प्लस 3 हो जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगी बच्चों आंसर, -9 मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगी बच्चों आंसर। तो ये हमें फाइनली हमें यहाँ से आंसर मिल गया कि उसकी वेग जो है वो t इक्वल टू जब उसकी त्वरण शून्य होगी तो वेग का मान क्या हो सकता है, वो आपको यहाँ से फाइनली मिल गया। बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, बहुत ही आसान क्वेश्चंस था, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले। तो बच्चों आज के लिए यही इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और हाउ टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के समीकरण को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं,
और इसके बाद फिर हम गति के समीकरण पढ़ेंगे, और गति के समीकरण के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों गुरुत्व के अधीन गति कैसे होती है। यानी कि गुरुत्व जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं और नीचे से ऊपर जब फेंकते हैं तो उस दौरान गति किस तरह से होती है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग की दिशा क्या होती है, त्वरण की दिशा क्या होती है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे कब, जब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जब गति पढ़ेंगे तब तक के लिए बस यही इतना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस आप हमारा वीडियोस तो देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों, रीजन क्या है। तो गाइस प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं इतना आपके लिए करता हूं, तो प्लीज आप मेरे लिए भी तो एक काम कर सकते हो, सब्सक्राइब तो कर सकते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।